ट्रायल एंड एरर के बदले सिर्फ मैथमेटिक्स के इस्तेमाल से हम किसी भी बड़े केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड पानी के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। अब हम कोएफिशिएंट के जगह वेरिएबल्स लेंगे। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का वेरिएबल है ए, पानी का कोएफिशिएंट है बी, फॉस्फोरिक एसिड का कोएफिशिएंट है सी एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोएफिशिएंट है डी। मतलब ए नंबर ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मॉलिक्यूल्स बी नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके सी नंबर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स एंड डी नंबर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल्स बनाता है। अब हमारे पास 4 वेरिएबल्स है। अब 4 वेरिएबल्स का वैल्यू हम कैसे निकालें? पहले हम इन वेरिएबल्स के बीच एक रिलेशन स्थापन करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ए नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स है क्योंकि हर मॉलिक्यूल में एक ही फॉस्फोरस एटम है, और राइट हैंड साइड पे सी नंबर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल में सी नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स है। अब हम जानते हैं कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स सेम है, मतलब हम इजीली कह सकते हैं ए इक्वल्स टू सी। अब क्लोरीन एटम को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ए नंबर ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मॉलिक्यूल्स में 5 ए क्लोरीन एटम्स है क्योंकि हर मॉलिक्यूल में 5 क्लोरीन एटम्स है। एंड राइट हैंड साइड पे डी नंबर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल में डी नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स है। सो हम इजीली कह सकते हैं 5a इज इक्वल टू डी। अब हाइड्रोजन एटम को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हर पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, मतलब बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में 2b नंबर ऑफ एटम होगा। और राइट हैंड साइड पे हर फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम है, मतलब सी नंबर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल में 3c नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स में डी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। दोनों साइड में हाइड्रोजन एटम का नंबर सेम है, मतलब 2b इज इक्वल टू 3c प्लस डी। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है b, और राइट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन एटम इन ईच फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल, मतलब सी नंबर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स में 4c नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। अब हम किसी भी एक वेरिएबल के लिए एक वैल्यू लेते हैं, जैसे वी टेक a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू c है तो c भी 1 होगा। अब d इक्वल्स टू 5a है, सो d का वैल्यू है 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। नाउ 2b इज इक्वल टू 3c प्लस d, अगेन b इज इक्वल टू 4c। अब हम दूसरा इक्वेशन लेंगे क्योंकि दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। अब c के जगह इसका वैल्यू यूज़ करेंगे, c इक्वल्स टू 1, सो b इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अगर हम पहला वाला इक्वेशन यूज़ करते, मतलब 2b इज इक्वल टू 3c प्लस डी, तो हमें सेम वैल्यू मिलता। हम c और d का वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। 3 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 8, 2b इज इक्वल टू 8, सो b इक्वल्स टू 4। सो दोनों इक्वेशन से ही हमें b का सेम वैल्यू मिलता है। सो हमने ये कैसे किया? पहले हम कोएफिशिएंट के जगह वेरिएबल्स लिए, फिर हमने वेरिएबल्स के बीच एक रिलेशन स्थापन किया। उसके बाद हमने किसी भी एक वेरिएबल के लिए एक वैल्यू लिया और एक चेन प्रोसेस के ज़रिए दूसरे वेरिएबल्स का भी वैल्यू हमें मिल गया, क्योंकि सारे वेरिएबल एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अगर किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू हमें फ्रैक्शन में मिलता तो हम वो वैल्यू इक्वेशन में यूज़ कर लेते, फिर हमें दोनों साइड को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता जिससे सारे फ्रैक्शन होल नंबर में बदल जाए। नेक्स्ट लेसन में हम ऐसे एक एग्जाम्पल देखेंगे, पर अभी के लिए बाय।